वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र यहाँ पर नई सीरीज़ हम लोग शुरू कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स की नई सीरीज़ है जिसमें हम पहली क्लास में आज अर्थशास्त्र का परिचय, क्षेत्र, प्रकार भी देखने वाले हैं। आप लोगों को बता दें कि इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लें। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को कुमार गौरव सर का ऑनलाइन ब्रह्मास्त्र बैच जो है उसको यहाँ पर रिवाइज कराया जा रहा है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले बायोलॉजी, हिस्ट्री और पॉलिटी यहाँ पर कंप्लीट कराई गई है, उसकी अलग प्लेलिस्ट बनी है, तो आप लोग उसको भी देखिए। आइए आज की शुरुआत करते हैं। इकोनॉमिक्स आप लोग जानते होंगे, इसको अर्थशास्त्र कहा जाता है और ये पहली यहाँ पर क्लास है जिसमें हम समझेंगे आज अर्थशास्त्र का परिचय, क्षेत्र और प्रकार। सबसे पहले अर्थ का मतलब आपको पता होगा कि मनी होता है और शास्त्र का मतलब स्टडी होता है, मतलब कि धन का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। एक बुक है अर्थशास्त्र, आप लोग को हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कौटिल्य की बुक जो है अर्थशास्त्र, इसको कौटिल्य ने लिखा है। इसका संबंध यहाँ पर धन से नहीं है बल्कि राजनीति विज्ञान से है। इसका संबंध राजनीति विज्ञान से है। नेक्स्ट है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ को कहा जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ हैं और इनकी एक बुक आई थी 1776 में, द वेल्थ ऑफ नेशन। इनकी फेमस बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ की फेमस बुक है और इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ ने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एक और यहाँ पर लोग हैं, इन्होंने कहा सैमुअल्सन। सैमुअल्सन ने इकोनॉमिक्स को कहा कि ये साइंस ऑफ ग्रोथ है। सैमुअल्सन ने इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ ग्रोथ कहा है। नेक्स्ट है, अब देख लेते हैं इकोनॉमिक्स के टाइप। इकोनॉमिक्स टाइप, एक है यहाँ पर माइक्रो यानी कि सूक्ष्म, माइक्रो यहाँ पर व्यापक। दो यहाँ पर टाइप्स होते हैं इकोनॉमिक्स के। सबसे पहले हम देख लेते हैं माइक्रो के कुछ पॉइंट्स। यहाँ पर व्यक्तिगत, यहाँ पर एक इकाई का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत यानी कि सिर्फ सिंगल यूनिट का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का यहाँ पर अध्ययन होता है जिसमें एक उत्पादन, एक उपभोक्ता का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है और इसमें मांग आपूर्ति सिद्धांत यानी कि डिमांड सप्लाई जो थ्योरी है वो माइक्रो के अंतर्गत आती है। कीमत सिद्धांत यानी कि प्राइस थ्योरी भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती है और इसको दिया है एडम स्मिथ ने। आप लोग ये पॉइंट ध्यान रखें। दूसरा है मैक्रो यानी कि व्यापक। इसका अध्ययन व्यापक होता है और ये समष्टि, यहाँ पर समष्टि यानी कि बहुत से यहाँ पर व्यापक तरीके से इसका अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। मैक्रो में समाज कल्याण की बात कही जाती है और इसके अंतर्गत आय और रोजगार सिद्धांत आते हैं। इसका भी अध्ययन माइक्रो में होता है। राष्ट्रीय आय का अध्ययन माइक्रो में किया जाता है और इसको दिया है जेम्स किन्स ने। माइक्रो इकोनॉमिक्स को दिया है जेम्स किन्स ने और इनकी एक बुक है जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर किन्स की बुक है। अब बात कर लेते हैं लॉ ऑफ डिमांड की। यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड यानी कि मांग के नियम के बारे में देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है कि डिमांड अगर बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ता है, आप लोगों ने देखा भी होगा। मांग बढ़ने पर कीमत में वृद्धि हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा था कि टमाटर की यहाँ पर मांग बढ़ गई थी तो उसकी यहाँ पर दाम भी उसके बढ़ गए थे। तो ऐसे ही यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड है, इसके अनुसार अगर मांग बढ़ती है तो कीमत में वृद्धि होती है। आप लोग इसको ध्यान रखें। इसके अलावा कीमत बढ़ने पर मांग में कमी भी आती है, तो ये यहाँ पर इसका अपवाद है। प्राइस बढ़ने पर डिमांड में कमी आती है। इसके अपवाद स्वरूप कुछ वस्तुएं हैं जैसे कि प्रतिष्ठावान वस्तु, मूल्यवान वस्तु, यहाँ पर हीरा जैसे होगा, एंटीक पेंटिंग कोई भी है वस्तु है, और कार। यहाँ पर कोई एंटीक कार है या फिर एंटीक वस्तु है, अगर इनकी कीमत बढ़ती है तो यहाँ पर मांग भी बढ़ जाती है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं कि मूल्यवान वस्तुएं हैं,
प्रतिष्ठावान वस्तुएं हैं, अगर इनकी कीमत अगर बढ़ा भी दी जाएगी तो भी लोग इसको खरीदने के लिए आगे जाएंगे, तो ये इसका अपवाद हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है गिफेन वस्तु, गिफेन गुड्स इसको कहते हैं। इसके अनुसार अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ जाएगी, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ जाती है। जैसे कि नॉन लग्जरी गुड्स, आय का बड़ा भाग जो है इस पर खर्च होता है। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम यहाँ पर इसको समझेंगे कि यहाँ पर प्राइस बढ़ने पर डिमांड कैसे बढ़ जाती है। सबसे पहले यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ब्रेड और आइसक्रीम। पहली स्थिति के अनुसार देखिए, अगर ब्रेड देखो यहाँ पर एक पैकेट है वो 10 रुपये का आ रहा है, आइसक्रीम का एक पैकेट 50 रुपये का है, और इनकम यहाँ पर अगर 100 रुपये रखी जाए तो पहले यहाँ पर 5 पैकेट ब्रेड के लिए लिए जाते थे नॉर्मली, और एक पैकेट यहाँ पर आइसक्रीम का लिया जाता था, तो 100 रुपये इनकम यहाँ पर खर्च हो गई। इसके बाद दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या है कि प्राइस बढ़ गया, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि डिमांड भी बढ़ जाती है। किसकी? नॉन लग्जरी गुड्स की। देखो ब्रेड का पैकेट जो था पहले 10 रुपये का था एक पैकेट, अब 15 रुपये का हो गया, और आइसक्रीम का पैकेट वो अभी भी 50 रुपये का है एक पैकेट। तो आपने देखा कि यहाँ पर 6 पैकेट जो हैं वो ब्रेड के ले लिए जाएंगे और ये 90 रुपये के हो जाएंगे, और यहाँ पर जो आइसक्रीम है इसको स्किप करके 10 रुपये बच जाएंगे। तो यहाँ पर देखो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर प्राइस बढ़ा है, फिर भी यहाँ पर जो है डिमांड उसकी बढ़ गई है। प्राइस बढ़ा लेकिन फिर भी डिमांड बढ़ी है। तो यही है नॉन लग्जरी गुड्स पर जो भाग हमारा है ये सबसे ज़्यादा खर्च होता है। अगर कोई आवश्यकता अनुसार जो वस्तुएं हैं जिनको हम बहुत ज़रूरी हैं उनका अगर प्राइस बढ़ेगा भी तो भी हम उसको ज़्यादा खरीदेंगे, और जो लग्जरी गुड्स हैं उनको हम स्किप कर देते हैं, कोई मूल्यवान वस्तुएं हैं उनको हम नहीं लेते हैं। तो यही गिफेन गुड्स हैं, इसके अंतर्गत नॉन लग्जरी गुड्स आते हैं, आप लोग इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था के सेक्टर। यहाँ पर हम लोगों ने सुना है कि अर्थव्यवस्था के 5 यहाँ पर 3 सेक्टर होते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पर आज 5 सेक्टर के बारे में बताने वाले हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र सेक्टर यहाँ पर 5 हैं। 3 तो आप लोग जानते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। 4th और 5th हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के बारे में देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वो लोग आते हैं जिनका उत्पादन प्रकृति से होता है, यानी कि जो नेचुरली पाए जाते हैं वो सब प्राइमरी गुड्स के अंतर्गत आते हैं, जैसे कृषि, खनन, मत्स्य पालन और पशुपालन। इनको हम लोग नेचुरली करते हैं, और ये सब जो गुड्स होते हैं यहाँ पर इनका उत्पादन जो है वो नेचुरली किया जाता है प्रकृति के द्वारा, तो ये सब प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। कच्चा माल की प्रकृति, रॉ मटेरियल भी प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। और जो लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, जो लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं उनको रेड कॉलर जॉब कहते हैं। जो इसमें काम करते हैं उसको रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। नोट करने वाली बात है, कृषि में 50% से अधिक श्रम बल संलग्न है, लेकिन कृषि का जीडीपी में योगदान केवल 17% है। आप लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो हमारे देश में कृषि सेक्टर में ही यहाँ पर जो मजदूर लोग काम करते हैं वो कृषि सेक्टर में ही हैं, लेकिन जीडीपी में इसका योगदान मात्र 17% का है। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में कभी कभी पूछता है कि कृषि क्षेत्र का हमारी जीडीपी में कितना योगदान है, तो यहाँ पर 17% है, आप लोग इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कृषि कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, जिसे छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। आप लोग देखते होंगे कृषि में ज़रूरत नहीं है फिर भी लोग घर के जैसे सदस्य हैं तो वो लोग वहाँ पे काम करते रहते हैं, तो उनको लगता तो है कि हम काम कर रहे हैं लेकिन वो एक्चुअली में काम नहीं कर रहे हैं, वो बेरोज़गार ही हैं, और उसी को छिपी या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र। इसके अंतर्गत इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि खेत से गेहूँ होता है, तो ये तो प्राइमरी में आ जाएगा, लेकिन जब इसको फैक्ट्री में भेजा गया और यहाँ से ब्रेड और बिस्कुट बना के इसको बेचा गया और इसकी वैल्यू जो है ये बढ़ गई, तो ये सब क्या है, ये द्वितीयक सेक्टर में आ जाएंगे। बिस्कुट, ब्रेड, ये सब क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ये द्वितीयक सेक्टर में आता है। जैसे खनन से लोहा निकला तब तो ये प्राइमरी सेक्टर में था, लेकिन बाद में फैक्ट्री में गया तो इसकी कार बना दी गई,
तो इसकी वैल्यू ऐड हो गई, तो ये सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। देखो कोई भी आइटम है जिसकी वैल्यू एडिशन हो जाता है वो सब सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीयक सेक्टर में आ जाते हैं। जैसे गन्ना था, गन्ना तो कृषि में होता है, तो कृषि को पहले बताया है कि प्राइमरी सेक्टर में है, लेकिन गन्ना तो प्राइमरी सेक्टर में आ गया, कृषि हो गई, लेकिन बाद में इसको फैक्ट्री में भेजा गया और चीनी बनाई गई, तो चीनी यहाँ पर क्या हो गया, द्वितीयक सेक्टर में आ गया और इंडस्ट्रियल सेक्टर इसको कहते हैं। कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। और यहाँ पर वैल्यू एडिशन जब की जाती है, मूल्यवर्धन किया जाता है, तो ये सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आ जाता है। यहाँ पर निर्माण कंस्ट्रक्शन जो है होता है सेकेंडरी सेक्टर में, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसके अंतर्गत गैस जल विद्युत आपूर्ति भी आते हैं। निर्माण यानी कि घर का यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है, और विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग जैसे कि कार की मैन्युफैक्चरिंग होती है, घर की तो मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है, तो ये अलग अलग हैं, विनिर्माण कंस्ट्रक्शन और निर्माण कंस्ट्रक्शन और विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे अलग अलग हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखें। ये सब सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर मशीन है और श्रमिक हैं, सेकेंडरी सेक्टर में मशीन और श्रमिक आते हैं। श्रमिक देखो दो टाइप के हैं, एक श्रमिक होता है कुशल यानी कि स्किल्ड, और ये जो इसमें काम करते हैं वो आते हैं वाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत। जो कुशल हैं वो आते हैं वाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत, और दूसरा श्रमिक होता है अकुशल जो कि नॉन स्किल्ड है, ये आता है ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, श्रमिक दो टाइप के हैं, स्किल्ड लेबर और नॉन स्किल्ड लेबर। जो स्किल्ड लेबर है वो वाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत आता है, नॉन स्किल्ड लेबर ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है तीसरा सेक्टर है यहाँ पर टर्शरी सेक्टर और तृतीयक क्षेत्र, इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत परिवहन, बैंकिंग, हॉस्पिटल, शिक्षा, बीमा आते हैं। यहाँ पर भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान 50% से ज़्यादा वो टर्शरी सेक्टर का ही है, आप लोग इसको ध्यान रखें। सबसे ज़्यादा योगदान टर्शरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर का है जीडीपी में। यहाँ पर भारत जो सरकार है, देखो आप लोग देख रहे होंगे कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दे रही है, और यहाँ पर दूसरा सेक्टर जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि टर्शरी सेक्टर तो सर्विस सेक्टर है, क्योंकि यहाँ से कोई जॉब निर्माण नहीं हो रही है और लोग बेरोजगार हैं, तो बेरोजगार ही रह जा रहे हैं। अगर हमारे देश में इंडस्ट्री लगेगी, जो जब इंडस्ट्री खड़ी की जाती है तो यहाँ पर लैंड की आवश्यकता होगी, कैपिटल की आवश्यकता होगी, लेबर की आवश्यकता होगी, और बिजली या फिर ट्रांसपोर्ट की भी आवश्यकता होगी। तो ये सब सारी चीज़ें जब तभी आएंगी जब इंडस्ट्री लगेगी, तो इंडस्ट्री जब लगेगी तो सबको यहाँ पर जो है बेरोजगारी भी कम होगी और काम भी मिलेगा। जैसे मान लो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट है तो बसें चलेंगी तो उसके लिए भी आदमी चाहिए, या फिर निर्माण होगा तो उसके लिए लेबर चाहिए, तो ये सब पूंजी लगेगी, तो ये सब क्या है होना चाहिए। इसीलिए आप लोग देख रहे हो चाइना में, एक उदाहरण देते हैं, चाइना में देखो इंडस्ट्री ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे जो उसकी इकोनॉमी है वो इंडस्ट्री बेस्ड है। लेकिन भारत में क्या है कि सर्विस सेक्टर में ज़्यादा लोग जाना चाहते हैं। कोई देखो यहाँ पे आईआईटी में गए, अपना काम किया, ये लोग यहाँ पे क्या हुआ, नौकरी चाहते हैं, तो नौकरी यहाँ पे भारत में तो अच्छी मिलती नहीं, तो ये अमेरिका भाग जाते हैं। इसलिए जो मोदी सरकार है या फिर जो भारत की सरकार वर्तमान में है, ये मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दे रही है, जिससे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। इसी पर फोकस है, क्योंकि इसी से जॉब क्रिएट होंगी और भारत जो है विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट है चतुर्थ या फिर क्वार्टरनी सेक्टर और पंचम यानी कि क्वाइनरी सेक्टर। यहाँ पर दो सेक्टर और हैं, आप लोगों को बताया था पहले भी। चतुर्थ यानी कि क्वार्टरनी सेक्टर के अंतर्गत अनुसंधान, रिसर्च डेवलपमेंट, नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री, वैज्ञानिक रिसर्च आता है। वाइट कॉलर जॉब यानी कि स्किल्ड लेबर क्वार्टरनी सेक्टर के अंतर्गत आता है। पंचम यानी कि क्वाइनरी, यहाँ पर इसके अंतर्गत पॉलिसी मेकर, नीति निर्माण, यहाँ पर एमडी, सीईओ, गवर्नमेंट, और इसको गोल्ड कॉलर जॉब कहा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके बारे में, तो आप लोग इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है उत्पादन। यहाँ पर उत्पादन देखो, यहाँ उत्पादन के अंतर्गत यानी कि प्रोडक्शन के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं, एक होता है गुड्स यानी कि वस्तु, दूसरा सर्विस यानी कि सेवा।
इसी से जो है यहाँ पर उत्पादन होना चाहिए। उत्पादन के लिए क्या चाहिए? उत्पादन अगर करना है तो क्या चाहिए? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के। उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन 4 हैं, उनको आगे देखने वाले हैं। यहाँ पर उत्पादन के साधन जो हैं वो 4 हैं, इसी से प्रोडक्शन होता है। ये सब आगे जो अभी क्लास में पढ़ रहे हैं ये सब टर्म आगे क्लासेस में कवर किए जाएंगे, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। और आगे जो क्लासेस है यहाँ पर बहुत जल्दी जो कंप्लीट इकोनॉमिक्स है वो करा दी जाएगी, और ज्योग्राफी की भी क्लासेस जल्दी ही आने वाली हैं। तो यहाँ पर उत्पादन के 4 साधन हैं। पहला है पूंजी यानी कि कैपिटल, दूसरा श्रमिक और लेबर, तीसरा है भूमि लैंड, उद्यमिता यानी कि इंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पर आता है। जो उद्यमिता यानी कि इंटरप्रेन्योरशिप है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जोखिम लेने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। ये अगर पैसा यहाँ पर कोई भी इंटरप्रेन्योरशिप जो है ये नए उद्यम लगाएगा, जब ये नए उद्यम लगाएगा तो इसको पूंजी, जब ये लेगा किसी से कैपिटल लेगा तो इसको ब्याज देना पड़ेगा। श्रमिक चाहिए, उनको मजदूरी और वेजेस देनी पड़ेंगी। और भूमि अगर लेगा या तो फिर खुद की लेगा या फिर रेंट लेगा तो इसको लगान देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। और बाद में जो प्रॉफिट बचेगा, लाभांश जो बचेगा, प्रॉफिट, ये उद्यमिता यानी कि जो इंडस्ट्री लगाएगा उसको मिलेगा। तो यही क्या है, 4 फैक्टर हैं प्रोडक्शन के, उत्पादन के 4 फैक्टर, पूंजी, श्रमिक, भूमि, उद्यमिता। आप लोग इसको ध्यान रखें, यही ज़रूरत होती है कोई भी यहाँ पर प्रोडक्शन करने के लिए, 4 लोगों की, पूंजी, श्रमिक, भूमि और उद्यमिता। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें। और आप लोग चैनल को जरूर सपोर्ट करते रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद, जय हिंद।